दोस्तों नमस्ते। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अब तक मैंने अपने चैनल पे 8 वीडियो अपलोड किए हुए हैं जो महत्वपूर्ण ज्योतिष की जानकारियाँ देते हैं। उम्मीद है कि इन सारे वीडियोस को आपने देखा होगा और आपको ज्योतिष की एक पर्याप्त जानकारी आपके पास होगी। अब आज मैं एक ज़रूरी बात पे आपको बताने वाला हूँ कि कुंडली को कैसे देखें या कुंडली का विश्लेषण कैसे देखें, हाउ टू एग्जामिन हॉरोस्कोप। तो उसमें तो बहुत विषय हैं, लेकिन आज मैं कुछ कुछ बिंदुओं को इंगित करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि जब जिनको आप समझेंगे तो आप जो है कुंडली से कुछ संकेत प्राप्त कर पाएंगे। तो अब मैं उन चीज़ों को आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखता हूं। अब देखिए, जैसे कि कुछ विषयों को मैंने लिख रखा है वो आपको बता दे रहा हूं मैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भाव एवं लग्न स्पष्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं या 12 हाउसेस होते हैं जो अलग अलग विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि अगर आपको पहले घर से आपको जो है आपके स्वास्थ्य के बारे में या सामान्य स्वभाव के बारे में जानकारी होती है या कुछ रोजगार के विषय में भी पहले हाउस से थोड़ा सा एक हमको हल्का संकेत मिलता है। यद्यपि रोजगार के बारे में दशम घर ही कंक्लूसिव रूप से बताता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताता है। इसके अलावा जो पहले भाव से जो है हमको जो है पहले भाव का निर्धारण जो हमें लग्न स्पष्ट पे ध्यान देना होता है। अगर लग्न जो है, जैसे हमको मालूम है कि एक घर जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, लग्न भाव 30 डिग्री का होता है। तो जब लग्न स्पष्ट अगर मिड पॉइंट पे होता है तो वो कुंडली ज़्यादा रिलायबल होती है। और अगर मान लीजिए कि एकदम 25 डिग्री के बाद या मान लीजिए 5 डिग्री से पहले अगर लग्न स्पष्ट होता है तो उसमें होता है कि अगर डेट टाइम प्लेस के को बताने में थोड़ी सी टाइम ऑफ बर्थ को बताने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो जो कुंडली का जो प्रारूप है या आधारभूत ढांचा है वो बदल सकता है। तो पहली बात तो हमने बताई कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जो प्रश्न या जो जिज्ञासा है उसके भाव, उससे संबंधित भाव कौन सा है और उस भाव को आप सबसे पहले ध्यान से देखिए। दूसरी चीज़ है भावेश। तो आपको मालूम है कि हर जो घर होता है कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनका एक इमीडिएट लॉर्ड होता है और इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देखिएगा तो आप जान जाइएगा कि भावेश क्या होता है। जैसे मान लीजिए वृष लग्न है, वृष लग्न में अगर आपको जो है रोजगार का विचार करना है तो वृष लग्न में दोस्तों जो है जो 10th हाउस होता है वो 10th हाउस में जो है वो कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि का स्वामी जो है वो शनि है। तो शनि से हमको विचार करना पड़ा। भावेश जो है दशम घर का शनि हो गया वृष लग्न की कुंडली में, अगर दशमेश अगर हम जानना चाहें तो। इसी तरह दोस्तों जो अगली जो चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका कि हमको ज्ञान होना चाहिए वो है भाव कारक। प्रत्येक जितने भी कुंडली में 12 घर या 12 हाउसेस होते हैं उनका एक नेचुरल लॉर्ड भी होता है। भावेश तो जो है वो इमीडिएट लॉर्ड होता है, जो जिसको कि हम जो उस खाने में कौन सी संख्या है इससे जान पाते हैं। और भाव कारक जो होता है वो जो है वो सबके लिए एक समान होता है। जैसे प्रथम भाव का भाव कारक जो है सूर्य है, द्वितीय और पंचम का जो है गुरु है, सप्तम का जो है मान लीजिए जो है शुक्र होता है। तो ये जो है भावेश के बाद जो तीसरा बिंदु पे हमें विचार करना है वो भाव कारक, अर्थात भावेश की स्थिति क्या है कुंडली में और भाव कारक की स्थिति क्या है जिस भाव पे विचार कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अगली जो चीज़ आती है वो है ग्रहों की युति और ग्रह मैत्री एवं ज्योतिषी योगों पर विचार। हमें मालूम है कि जो कुंडली में बहुत से ग्रह जो होते हैं वो अकेले ना होकर किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे होते हैं, जिसे हम ग्रहों की युति कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर 2 ग्रह या 2 से ज़्यादा ग्रह जो बैठे हैं वो मित्र उनकी आपस में मैत्री है तो वो अच्छा फल देंगे। जबकि अगर शत्रु ग्रह हैं, मान लीजिए मंगल और शनि बैठे हुए हैं, तो उनमें शत्रुता है नैसर्गिक रूप से, तो उसका जो है दुष्प्रभाव होता है। अच्छा, ग्रहों की युति के आधार पे हम ज्योतिषी योगों पे भी विचार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर गुरु और चंद्रमा हैं तो गजकेसरी योग हो गया। गजकेसरी योग हमको मालूम है कि बहुत ही एक शुभ योग होता है और ये बहुत धन संपदा और जो है प्रभुत्व प्रदान करने वाला ये योग है, बशर्ते कि गुरु और चंद्रमा दोनों की स्थिति जो है ठीक हो और दोनों जो है वो किसी अच्छे घर में दोनों की युति हो।
युति हो या जो एक दूसरे से केंद्र पे स्थित हों। इसी तरह मान लीजिए कि अगर वृष लग्न की कुंडली है, उसमें शुक्र जो है लग्न स्थान में बैठा हुआ है, तो मालव्य योग का निर्माण करेगा। मालव्य योग भी बहुत शुभ होता है और वो ऐसे जातक को जो है बहुत तरह से लाभ होता है। हर तरह से जो है उसका जो है अपने जन्म स्थान पर रहता है और उसको धन धान्य की कमी नहीं होती है मालव्य योग में। दोस्तों, इसके पश्चात जो अगली बात आती है वो होती है ग्रहों की दृष्टि। तो इस विषय में मैंने एक वीडियो बना रखा है और फिर से मैं उस बात को बता रहा हूँ कि ग्रह जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान से ज़्यादा असर उस स्थान पे डालते हैं जिसको कि वो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सभी ग्रह सामान्य रूप से अपने जहाँ बैठते हैं उससे 7वें स्थान पे पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा मंगल, शनि, गुरु इनकी जो है कुछ विशेष दृष्टियाँ भी होती हैं। तो ग्रहों की दृष्टि का अभ्यास आप जो है मेरे वीडियो को देख के कर सकते हैं। अच्छा, इसके पश्चात जो अगली चीज़ आती है कि जो जिस भाव का विचार कर रहे हैं, जिस प्रश्न का विचार कर रहे हैं, तो उसके भावेश और भावकारक बलवान स्थिति में या निर्बल स्थिति में है, इस पर हमें विचार करना है। जब कोई ग्रह अपने उच्च राशि में, अपने मित्र की राशि में या मूल त्रिकोण की राशि में होते हैं तो वो बलवान होते हैं, जबकि अगर वो अपनी नीच राशि में या अपनी शत्रु की राशि में होते हैं तो वो जो है वो निर्बल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जो हमें अगली बात देखनी है कुंडली में कि जिस जातक की कुंडली का विचार हम कर रहे हैं या जिस प्रश्न का विचार कर रहे हैं, तो हमें विंशोत्तरी महादशा उस जातक की कौन सी विंशोत्तरी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है और कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है। सामान्य रूप से जब किसी कुंडली में योग कारक ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलती है तो वो शुभ फलदायी होती है। और अन्यथा की स्थिति में अगर मान लीजिए कि किसी शत्रु उस लग्न के हिसाब से जो है शत्रु ग्रह या मान लीजिए कि महादशा अंतर्दशा चल रही है, हैं, तो वो जो है उसका जो समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं चलेगा। इसी प्रकार जो ग्रहों के गोचर का हमें विचार करना होता है। प्रत्येक ग्रह जो है स्थिर ना होकर एक निश्चित गति से परिभ्रमण करते हैं। ग्रहों के गोचर के आधार पर ही हम जो है शनि की 7.5 इत्यादि तथ्यों को हम जानते हैं। तो ग्रहों का गोचर जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रहों के गोचर को जानने के लिए भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। और जो आखिरी जो सबसे बहुत ज़रूरी बात है जो कि हमको कुंडली का विश्लेषण करने के लिए जाननी चाहिए, वो है कि सूर्य और चंद्रमा के विशेष बलाबल में विचार करना है। जनरली सूर्य और चंद्रमा के बलवान होने की स्थिति में जो है उसका शुभ प्रभाव देखा गया है। सूर्य बलवान होता है तो ऐसे लोगों की आत्मिक शक्ति जो है बहुत बलवान होती है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा होती है। और चंद्रमा बलवान होता है तो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बहुत दृढ़ संकल्प वाला होता है और जो है हर तरह से वो है। अच्छा, अगर चंद्रमा पे मान लीजिए शनि के साथ या राहु और केतु के साथ है या राहु इनकी दृष्टि पड़ रही है तो उसका जो है जातक की कुंडली पे और जातक के जो है मानसिक स्वास्थ्य पे थोड़ा जो है निगेटिव असर पड़ता है। निगेटिव असर से मेरा आशय ये है कि कभी कभार उसके अंदर जो है वो अवसाद के लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो जनरली जो है सूर्य और चंद्रमा जितना बलवान होते हैं कुंडली भी उतनी अच्छी मानी जाती है दोस्तों। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुंडली जो होती है वो एक संकेत मात्र होती है और व्यक्ति के वर्तमान कर्म और जो ईश्वर की कृपा वो जो है बहुत प्रभावशाली होती है। तो मेरा उम्मीद है कि इन विषयों पे आप विचार करेंगे तो कुंडली का विश्लेषण आप कर पाएंगे और कुछ संकेत कुंडली से आपको मिलेगा।